मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरे पापा दौड़ के आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, डरा देती हो। मैंने कहा इंटरनेशनल अवार्ड जीत गई हूँ इसलिए चिल्ला रही हूँ। एंड पापा की आंखों में आंसू भर गया। कि पूरे एशिया का जो सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार है वो निवेदिता ने जीता है 2023 के लिए, और इसी बुक के लिए जीता है, द कंफ्यूज माइंड के लिए। घर में भी मेरे पापा बोल रहे थे कि बेटा इतना अवार्ड्स ला रही हो, कहाँ दिखाओगी, क्या करोगी अवार्ड्स का, सिर्फ सेल्फ सजाने से नहीं होता है। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। तो जब चाचा ने आपको इस तरह बोला तो आपने उनको कुछ कन्विंस किया, कुछ बताया कि नहीं इस तरह से चीजें बदलेंगी? थोड़ा बहुत कहा, क्योंकि वो गांव में है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझाना पड़ा कि जैसे मेरी फूफू की नातियां जो है ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करती हैं, उसी रीति से बुक्स भी ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं। थोड़े बहुत समझा पाए जी। आधुनिकीकरण और मोबाइल जनरेशन के इस दौर में लोगों ने लगभग किताबें पढ़नी बंद कर दी है। छोटी से छोटी जानकारी हो या बड़ी जानकारी लेना हो या अपने कॉलेज या स्कूल के सिलेबस भी पढ़ना हो तो वो मोबाइल पे डिपेंडेंट है। लेकिन इस दौर में भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं और लगातार किताबें लिख रही हैं, और उनकी ये रुचि उनको कई बड़े प्लेटफॉर्म तक लेके गई है। गोल्डन बुक अवार्ड्स ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक सम्मान है, पुस्तक पुरस्कार है, और इस बार 2023 का गोल्डन बुक अवार्ड्स जीता है राजधानी रांची की रहने वाली आदिवासी बेटी निवेदिता डांग ने। निवेदिता डांग बहुत कम समय में इतनी उपलब्धियां इन्होंने लेके आई हैं, और बहुत कम समय में ही, मतलब लगभग 2 साल से ये लिखना शुरू की हैं, और इस 2 सालों के दरमियान इन्होंने कुछ ऐसी किताबें लोगों के बीच लेके गई हैं। इन किताबों से ही निकल के ये पुरस्कार आज इनकी दामन में आए हैं। निवेदिता आज हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि इतनी कम उम्र में इतना जो भावनात्मक किताबें ये लिख रही हैं, इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख रही हैं, ये कहाँ से इन्होंने सीखी है या खुद की ये इनकी रुचि है, और हमारे आने वाले जनरेशन को ये क्या देंगी जब आने वाला जनरेशन आज मोबाइल पे कहीं गुम हो रहा है। हम वेलकम है निवेदिता आपका, और जोहार रहेगा हमारे चैनल पे। जोहार, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने बात के दौरान ही कहा कि अभी लोग मोबाइल में जा रहे हैं, किताबें कम पढ़ रहे हैं, उस बीच आपकी इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लोग कैसे पढ़ पाएंगे निवेदिता? जैसे आपने कहा ये मोबाइल जनरेशन है, एंड हर किसी का अकाउंट फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में बना हुआ है। बिल्कुल। तो मेरे जो बुक्स है वो फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल हैं, अमेजोन में भी अवेलेबल हैं। अगर आप किंडल का इस्तेमाल करते हैं तो किंडल में ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, और रॉकटन कोबो करके एक आता है जो किंडल की ही तरह है, उसमें भी मेरे ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप पे पढ़े, फोन पे पढ़े, जिस तरीके से आप वेब सीरीज देखते हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो एक जो मजा होता है ना, कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई किताब हमारे हाथ में है जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अगर उस तरीके की बात है तो रांची में जो गुड बुक्स है वहां भी मेरे किताब हैं, तो आप जाकर खरीद भी सकते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। निवेदिता, हम ये समझना चाहेंगे, पहले तो हमारे दर्शक लगभग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये गोल्डन बुक अवार्ड्स होता क्या है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे। जी, जैसा रिसर्च में पता चला कि गोल्डन बुक अवार्ड्स जो है वो एशिया की सबसे बड़ी पुस्तक सम्मान है, एंड ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी राइटर बनूंगी एंड अवार्ड्स लेना शुरू करूंगी। ये तो मेरे प्लान में ही नहीं था, ना तो ये प्लान ए था ना ही प्लान जेड था। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी किताबें पब्लिश करनी शुरू की, उस दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रीच काफी कम है। अच्छा। एंड मैं सिर्फ अपने सोशल मीडियाज पे ही ये डाल पा रही हूँ, बिकॉज जितनी इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन के लिए चाहिए होती है उतनी मेरे पास नहीं है। एक तो मेरी एज कम है, ऊपर से मैंने उतना अर्न नहीं किया, तो आई डोंट हैव दैट कैपिटल। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसे मैं सोशल मीडियाज पे ही डालती हूँ, और मैं प्रेयर पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं प्रेयर करती रहती हूँ कि कोई रास्ता खुल जाए, कोई रास्ता खुल जाए। तो मुझे दिखा कि इस तरीके के अवार्ड्स हैं जिससे आपको बुक को रिकॉग्निशन मिल सकता है।
तो अवार्ड का बेसिक मतलब यही होता है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो उसका अप्रिसिएशन और उसका एक तरीके से वैल्यू कि आपने कुछ अच्छा दिया है सोसाइटी को किसी भी फील्ड में। तो उस तरीके से मुझे लगा कि मेरी बुक्स पता नहीं कोई पढ़ना चाहेगा या नहीं, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा जब मैंने अपनी बुक्स को एडिट किया, पब्लिश किया। तो एक होता है ना, आप कुछ क्रिएट करते हो, जैसे खाना तो एक मास्टरपीस होती है आपकी, आपका सिग्नेचर डिश होता है। तो मेरे बुक्स मेरे लिए वैसे ही हैं कि मैंने उसमें बहुत टाइम दिया है, बहुत मेहनत किया है। शुरू में मुझे काफी डर लगता था, तो मैंने अपने फ्रेंड्स की भी मदद ली जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे आइडियाज दिए, एडिटिंग में हेल्प की। तो ये सब क्योंकि हर किसी ने मेहनत किया और मैंने भी मेहनत किया, तो मुझे लगा नो, माई बुक नीड्स अप्रिसिएशन एंड डिजर्व्स अप्रिसिएशन। तो फिर जब मैंने देखा कि नॉमिनेशंस ओपन है, मैंने सोचा चलो यार करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मैंने नॉमिनेट करना स्टार्ट किया तो बिल्कुल पीएचडी प्रोसेस की तरह मुझे उसके सिनॉप्सिस को देना पड़ता था, उसमें क्या है, चैप्टर्स किस तरीके से मैंने लिखे हैं पूरा। मैं मतलब पहले 2-3 दिन ऐसा होता था कि मैं लिखती थी और मैं लैपटॉप से फिर हटा देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने सही नहीं लिखा, शायद ये सेलेक्ट नहीं होगा। और बहुत मतलब होता है ना, 2-3 दिन नींद उड़ जाना। उसके बाद फिर मैंने एक पैटर्न तैयार किया कि नहीं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और जब मैंने भेजना स्टार्ट किया तो अवार्ड्स का सिलसिला अभी तक रुका नहीं, और गोल्डन बुक्स अवार्ड जो है उसी तरीके से आया। और गोल्डन बुक अवार्ड्स में और एक चीज थी कि मुझे अपने बुक के हार्ड कॉपीज भी भेजने थे। तो उस टाइम मेरा हार्ट जो था एकदम कोमा में चला गया था कि पता नहीं मेरे बुक्स मतलब वो लोग देखेंगे, प्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट, उसे पढ़ेंगे, जूरी हाँ करेगी ना करेगी। एंड ऑलमोस्ट 3 महीने के वेट के बाद रिजल्ट्स आया कि मेरी बुक जो है वो सिलेक्ट हो गई अवार्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि सोची नहीं थी कि इतने सारे अवार्ड इनको मिलेंगे। ये जो हम पीछे आपको दिखा रहे हैं, ये सारा यहाँ पे बैठने का ही हमारा ये मकसद है कि हम आपको दिखा पाए कि निवेदिता ने मात्र 2 सालों में ये सारे सेल्फ भर दिए हैं अवार्ड से, और बाकी अवार्ड्स उधर भी रखे हुए, वो हम आपको दिखाएंगे। निवेदिता, कैसा लगता है इतने अवार्ड आए हैं आपके पास, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, ऐसा ट्राइबल गर्ल अगर हम बात करें तो कैसा लग रहा है निवेदिता डांग? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट जैसे आपने मेंशन किया एज अ ट्राइबल गर्ल, तो अगर इसमें हम ट्राइबल जोड़ देते हैं ना तो एक स्ट्रगल की बात आ जाती है। क्योंकि हमारे समाज में, जैसे समाज की भी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे बुक्स की वैल्यू नहीं समझते, अवार्ड्स की वैल्यू नहीं समझते, उतना एक्सपोजर नहीं है। एंड दूसरा ये कि मोबाइल जनरेशन है, तो लोग बुक्स की तरफ आजकल थोड़ा कम रुझान रख रहे हैं। तो ये 2 जो स्ट्रगल्स है, प्लस जब मैंने बुक्स पब्लिश करने शुरू किए, मेरे 3 बुक पब्लिश हो चुके थे। तो मेरे चाचा किसान हैं, खेत में काम करते हैं, गांव में हैं। तो वो एक बार आए थे और मैंने उन्हें अपनी हार्ड कॉपीज दिखाई और मैंने कहा कि ये चाचा देखिए ना, मैंने बुक्स लिखा है। तो चाचा ऐसे करके खड़े हो गए, उन्होंने कहा बेटा बेचेगी कहाँ? तो आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस। और उस टाइम एटलीस्ट 2 अवार्ड्स के नॉमिनेशन, फाइनल रिजल्ट्स आ चुके थे। ये शुरुआती दौर की बात है। शुरुआती दौर है। तो जब उन्होंने वैसा कहा तो मैं सोच में पड़ गई कि अच्छा, लोग इस निगाह से देखते हैं। एंड जब मैंने पहली बुक लिखी थी, आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं दूसरों को जब देखती हूँ, बड़े बड़े राइटर्स को, ऑथर्स को, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ एंड मैं इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। और शायद थोड़ी थोड़ी बनना स्टार्ट कर चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है। बट देन जब उनका वैसा रिस्पॉन्स था, और घर में भी मेरे पापा बोल रहे थे कि बेटा इतना अवार्ड्स ला रही हो, कहाँ दिखाओगी, क्या करोगी अवार्ड्स का, सिर्फ सेल्फ सजाने से नहीं होता है। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। तो जब चाचा ने आपको इस तरह बोला तो आपने उनको कुछ कन्विंस किया, कुछ बताया कि नहीं इस तरह से चीजें बदलेंगी? थोड़ा बहुत कहा, क्योंकि वो गांव में है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझाना पड़ा कि जैसे मेरी फूफू की नातियां जो है ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करती हैं, उसी रीति से बुक्स भी ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं। थोड़े बहुत समझा पाए जी। निवेदिता, हम जानना चाहेंगे आपका स्ट्रगल कैसा रहा, पढ़ाई कहाँ से शुरू किया आपने, कितना कहाँ तक पढ़ाई किया आपने, जॉब शायद कहीं कर रही थी आप, इसके बाद फिर आपने बुक लिखना शुरू किया, थोड़ा हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। ओके, तो शुरुआत यहाँ से होती है कि मैंने अपनी जो स्कूलिंग है 10th की और +2 की दोनों डीएवी कपिलदेव से की है, जो कड्रू में है, एंड वो सीबीएसई पैटर्न स्कूल है। एंड फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन निर्मला कॉलेज से की है। और मेरा जो सब्जेक्ट था वो जूलॉजी था। और जूलॉजी मैं इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। वाह।
तो डॉक्टर बनना था एंड सबसे क्लोज जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी है और मुझे कोटा जाना था, मुझे कोटा जाने को नहीं दिया गया। बोला गया बेटा 1 साल वेस्ट हो जाएगा तो तुम कुछ क्लोज पढ़ लो, करते करते हो जाएगा तुम्हारा। और सेकेंड ईयर में उस टाइम पे नीट था, मैंने नीट भी क्वालिफाई किया था लेकिन मुझे सीट नहीं मिल पाई। सीट नहीं मिल पाई और कहूँ तो जानकारी की कमी थी क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं की थी नीट क्वालिफाई करने के लिए, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं किस तरीके से जाऊं, कहाँ पे जाऊं, क्या करने से मुझे सीट मिल सकती है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने रांची यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जूलॉजी ही मेरी सब्जेक्ट थी, मैंने उसमें पीजी किया। और पीजी खत्म होने के बाद में जिस दिन लास्ट मेरा एग्जाम था उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। एग्जाम नहीं लिख पाई? मैंने लिखा, लिखने के बाद एग्जाम मैंने बेहोश हो करके लिखा है। दैट वाज अ स्टोरी। एंड क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे डिग्री चाहिए, मुझे डिग्री लेनी है एंड मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं नहीं लिख पा रही थी, बट स्टिल जो कॉलेज की जितनी भी अथॉरिटीज थी उन्होंने काफी मदद की एंड मैं लिख पाई और मेरी डिग्री आ गई। फिर जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई तो मुझे थोड़ा सोचने का मौका मिला कि क्या मैं जूलॉजी कंटिन्यू करना चाहती हूँ या मैं, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर रह चुके हैं तो वो चाहते थे कि मैं भी प्रोफेसर बनूं, इसीलिए मेरे ऊपर एक था कि बेटा तुम नेट क्वालिफाई कर लो, आगे डोर्स खुल जाएंगे ऑल दैट। फिर ऐसा होता है कि डोर्स तो नहीं खुले लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त मुझे काफी सोचने का वक्त मिला कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहती हूँ। एंड मेरा एक हमेशा से सपना था कि बुक्स लिखूंगी बट मे बी बुढ़ापे में लिखूंगी। तो उस टाइम मैंने पोएट्रीज लिखने शुरू किए। अच्छा। मैं बचपन से क्लास 5 से पोएट्रीज लिखा करती थी बट कॉपी के पीछे कभी, एंड वो कॉपी नहीं पता आज कहाँ है, बट उस टाइम मैंने एक डायरी बनाई और मैंने लिखना शुरू किया। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे भी पब्लिश करने की कोशिश की। मैंने लंदन में एक पब्लिशिंग हाउस है, मुझे नाम याद नहीं है, वहां मैंने अप्रोच किया, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने 25 पोएम का बैच भेजा था और उन्होंने कहा था कि आप 50 पोएम्स भेजिए तो हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। बट देन एक तो मेरे पास फंड्स नहीं थे और दूसरा वो पोएम जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इसमें काफी दर्द भरा हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त जो मेरी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी उनको मैंने लिखा था। तो मैंने कहा इनसे तो कोई इंस्पायर नहीं होगा, मुझे पढ़ के खुद नेगेटिविटी आ रही है। अच्छा। तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और फिर मैं गई भुवनेश्वर, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने फिर से मास्टर्स किया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और जब वो खत्म हुई उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई, मैंने बैंगलोर में जॉब ज्वाइन किया और कोविड के वक्त मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो रांची आ गई? जी, मैं रांची आ गई वापस। तो ये कुछ था और उसके बाद रांची आके मैंने कोविड के बीच ही दोबारा दूसरा जॉब ज्वाइन किया एंड मुझे उसमें काफी फ्री टाइम मिल जाता था एंड मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना चाहिए इस वक्त में। एंड उसी दौरान मैंने लिखना शुरू किया। और ये 2021 की बात है? ये 2021 की बात है। हाँ, 21 की बात है। 20 में मैं बैंगलोर से वापस आई थी और 21 में मैंने जब लिखना शुरू किया तो एक राइटर्स ब्लॉक होता है कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो फिर इसके आगे कैसे स्टोरी बढ़ाए वो समझ नहीं आता। तो फिर मैंने इंस्पिरेशन के लिए वेट किया और उस टाइम पे मैं और भी बाकी बहुत सारे काम, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ तो वो मैं कर रही थी। तो मेरा ध्यान मेरे सॉन्ग्स पे था एक्चुअली। एंड सॉन्ग फिनिश करने के बाद मैं दोबारा राइटिंग में आई एंड मैंने वो कंप्लीट किया। अक्टूबर में मैंने वो जो पूरा ड्राफ्ट था उसे कंप्लीट किया। फिर मैंने उसे थोड़ा सा टाइम लिया एडिट करने में एंड देन दिसंबर में मैंने उसे भेजा एंड 28 फरवरी 2022 को जिस बुक को गोल्डन अवार्ड्स मिला है, द कंफ्यूज्ड माइंड, वो फर्स्ट बुक मेरी पब्लिश हुई थी। जिस बुक की बात कर रही है निवेदिता, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये बुक है, इसी बुक पे गोल्डन बुक अवार्ड इनको 2023 के लिए मिला है और बुक का नाम है द कंफ्यूज्ड माइंड। नाम ही बहुत अजीब है क्योंकि हम जब इनको देखेंगे कंफ्यूज माइंड तो लगेगा कि क्या ही स्टोरी है। तो निवेदिता, हम इसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे थोड़ा 1-2 लाइन में कि क्या स्टोरी है और कैसे आपके माइंड में आई, क्या ये जीवंत स्टोरी है या आपने काल्पनिक बनाई है? ओके, तो सबसे पहले तो ये जो कंफ्यूज्ड माइंड है ये एक लिटरेरी फिक्शन है एंड लिटरेरी फिक्शन का मतलब होता है कि ये फिक्शन है, काल्पनिक तो है ही। लिटरेरी मतलब दिस इज अ नॉवेल। तो अगर आप 45,000 के ऊपर के शब्द आप छापते हैं किसी किताब में तो उसे नोवेल कहा जाता है। बट अगर आप 25,000 शब्द से नीचे के बुक्स छाप रहे हैं तो वो एक नोवेला है। तो ये बेसिकली एक नोवेला है
एंड ये एक तरीके से कहा जाए तो इंस्पिरेशन है मेरी एंड ऑब्जर्वेशन है मेरी कि किस तरीके से लोग जो है अपने दिमाग के चंगुल में फंस जाते हैं। अगर आप कभी भी कहीं भी जीवन में अटक रहे हैं या फिर आप कहीं भी निराश हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, एग्जैक्टली कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ओके, तो ये आपका सिचुएशनल एक फोर्स भी रहता है प्लस आपका माइंड भी रहता है जो आपके साथ गेम्स खेलता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप अपने दिमाग को जीत सकते हैं तो आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो वो बेसिकली इसमें रही है। एंड अगर आप फर्स्ट पेज में देखेंगे तो ये बुक मैंने अपनी मदर को डेडिकेट किया है। एंड डेडिकेशन एक पेज है यहाँ पे, आई डेडिकेट दिस बुक टू माय मदर मिसेस कितामनी डांग। तो मेरी मम्मी जो है, कोई रीजन? जी, मेरी मम्मी मेंटल पेशेंट रह चुकी हैं एंड मैं गॉड का धन्यवाद करना चाहूंगी कि अभी ठीक है वो। एंड बीच में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी कि हमें लगा था कि उन्हें हमने खो दिया है, लेकिन वो हमें 1.5 साल के बाद वापस मिल गई। तो अच्छा। वो एक मिरेकल ही था। एंड कहीं ना कहीं उस दौरान से जब भी मैं मम्मी को याद करती थी, मैं सोचती थी उनके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता था कि शी वाज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन। अगर वो मेंटली स्ट्रगल भी कर रही है, शी इज सो स्ट्रॉन्ग। एंड कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मुझे उधर ही से मिली। एंड बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं हर चीज में, सिचुएशंस में, कंडीशंस में। एंड कहीं ना कहीं उनको देख करके मैंने सीखा। और कंफ्यूज माइंड मैंने नाम इसीलिए दिया है क्योंकि जब कोई स्ट्रगल करता है तो सबसे पहले जो इंसान के मुंह से शब्द आता है वो होता है कि अरे बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। एग्जैक्टली, लाइफ को लेकर के बहुत कंफ्यूज हूँ। और ये एक महिला की कहानी है कि थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे निवेदिता, जी, मतलब महिला क्या कर रही है? ओके, महिला एक जॉब में है और थोड़ी सी परेशान है अपनी जिंदगी से, मैरिड है। जो सपने उसने बुने थे वो सपने पूरे नहीं हो पाए किसी तरीके से, किसी वजह से। एंड वो सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं ये जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्या मैं ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, लेकिन फिर वो अपने लिए कुछ वक्त निकालती है, थोड़ा बहुत अपने आप को समय देती है, सोचती है। एंड फिर उसे लगता है कि नहीं, बोलना जरूरी है। अगर मैं बोलूंगी नहीं तो सामने वाला समझेगा नहीं। एंड आप इसका देखेंगे अगर सब टाइटल जो है, जस्ट सिंपल टॉक्स कैन सॉल्व सो मेनी इश्यूज। लोग बात ही नहीं करते हैं। अगर लोग बात करेंगे तो शायद कोई सॉल्यूशन हो जाए। और जो बखेड़ा खड़ा होता है, राई का पहाड़ बनता है, वो नहीं बनेगा। तो कुछ वैसा ही मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। और मैं मेन कैरेक्टर जो ये प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम बता देती हूँ, श्रेया नाम है। एंड वो किस तरीके से अपने लाइफ के स्ट्रगल्स में डाउन भी होती है, देन फिर वहां से वो स्ट्रगल करके उठती भी है, और कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करती है, कौन उसका साथ देता है, इन सारी चीजों को मैंने इसमें तो ये सारी कहानी के लिए आपको ये पढ़ना होगा, दी कंफ्यूज माइंड, है ना? निवेदिता, इतने सारे पुरस्कार हैं आपके पास, कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो आपको लगा कि ये मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट है। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थैंक यू बोलूंगी इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पल याद आ गया। एंड मेरी जो फर्स्ट मुझे अवार्ड मिला था वो भी एक इंटरनेशनल अवार्ड था। एंड यहाँ कोई है? एक्चुअली मैं वो जाने वाली थी कोलकाता ताज लेने के लिए, बट किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई, तो उन्होंने अभी तक डिस्पैच नहीं किया है। यूकियोटो करके एक पब्लिशिंग हाउस है जो इंडिया में है और कनाडा में है और यूएसए में है। तो उन्होंने वो ताज होटल कोलकाता में 16 अक्टूबर को रखा था अवार्ड फंक्शन, बट मैं नहीं जा पाई। तो इस कारण से वो मेरे पास नहीं है, बट मेरे फेसबुक में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब आया था, मैंने फर्स्ट नॉमिनेशन वो किया था और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि पहला अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, मेरे 3-4 दिन की रातें उड़ जाती थी जब मैं सिनॉप्सिस लिखने बैठती थी। और मैंने बहुत वेट किया, मुझे कोई मेल नहीं आया। तो आई वाज लाइक ओके, छोड़ देते हैं, शायद नहीं हुआ है सिलेक्शन। एंड एक दिन मैं, क्योंकि हमेशा लैपटॉप में कुछ कुछ काम करती रहती हूँ, मैं अपना लैपटॉप खोल करके बैठी हुई थी और शाम का वक्त था, लैपटॉप में कुछ काम कर रही हूँ, अचानक से मेरे फोन पे मैसेज आया। तो मैसेज आया एंड पहला जो फ्लैश होता है कि कांग्रेचुलेशंस निवेदिता ऑन मेकिंग इट। एंड आई वाज लाइक, ऑन मेकिंग इट व्हाट? फिर मैंने मैसेज खोल करके देखा, मेकिंग इट फॉर द यूकियोटो लिटरेरी अवार्ड्स। ओह माय गॉड, ये मुझे आया है, ये सच में आया है? फिर मुझे लगा नहीं, फेक मैसेज भी हो सकता है, जब तक मेल नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगी। 1 घंटे बाद मुझे मेल आया। तब तक मैं काम कर रही थी।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरे पापा दौड़ के आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, डरा देती हो। मैंने कहा इंटरनेशनल अवार्ड जीत गई हूँ इसलिए चिल्ला रही हूँ। एंड पापा की आंखों में आंसू भर गया एंड लाइक ओह कांग्रेचुलेशंस। तो वो एक पल था जब मुझे लग रहा था कि शायद जो मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा, ऐसा वो सीन था। एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड कि ऐसा भी हो सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 1 साल में 4 बुक पब्लिश करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने अवार्ड्स लूंगी। लाइक मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना जो इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, बहुत शाई हुआ करती थी। स्कूल में मेरी हिम्मत नहीं होती थी टीचर को टोकूं। टीचर को टोकने जाती थी तो वो जो ऐसा लुक दे देते थे उसके बाद मेरी आवाज नहीं निकलती थी। लोग मुझे डरपोक बुलाते थे मेरी क्लास में। टीचर से बात करते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे टोकूं, कैसे क्वेश्चन पूछूं। और स्टेज में कभी खड़ी होने का तो था नहीं, अकेले ग्रुप में बस कभी कभी 1-2 सॉन्ग में गा लेती थी कॉम्पिटिशन्स में। तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी बिग डरपोक। एंड मेरे लिए वो अवार्ड ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का यू टर्न था। तो कहीं ना कहीं क्या उसके बाद चीजें बदली? ये जो बहुत डरपोक ज्यादा। वाला जो आप अपने लिए यूज कर रही थी जी वो अब चेंज हुई है? बहुत ज्यादा। अभी तो मैं इतना बोलती हूँ कि क्या बताऊं। तो अब अभी स्टेज में आराम से खड़ी हो लेती हैं? जी मैं एंकरिंग भी करती हूँ। वाह वाह वाह, मतलब ये बहुत कम ऐसा मोमेंट मिलता है जब हम खुद पे प्राउड करते हैं, और जी ऐसा मोमेंट निवेदिता ने खुद मेहनत से ये सब हासिल किया है। निवेदिता, परिवार वाले खुश हैं आपकी इस उपलब्धि से? जी बहुत खुश है, मम्मी पापा लेकिन सब? थोड़ा सा सपोर्ट की कमी है कहीं ना कहीं। ओ, सपोर्ट की किस लिए कमी है? सपोर्ट की इसलिए कमी है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जॉब करूं। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ तो वो चाहते हैं कि मैं जाऊं और मैं कॉलेजेस में अप्लाई करूं। वही प्रोफेसर बनने जी के जी लिए? जी। लेकिन धीरे धीरे इतने सारे चेंजेस के बाद, लाइक पहले मेरे 5 अवार्ड आए, कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे जब अवार्ड्स आने लगे एंड लोग बात करने लगे, मेरे रिश्तेदारों में बात होने लगी कि अच्छा उसे तो अवार्ड मिला है, तो कहीं ना कहीं बिकॉज पेरेंट्स को डर होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इसीलिए हाँ शुरू में ही मैंने ये जी सवाल किया था कि एज अ ट्राइबल गर्ल, क्योंकि मैं भी उस समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये जी समझती हूँ कि किसी आदिवासी लड़की के लिए कुछ लीग से हट के काम करना कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है। और यस खासकर अपने समाज को ही समझाना कि भाई हम इस फील्ड से नहीं, हम उस फील्ड से हैं, और वो फील्ड क्या है वो समझाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसलिए मैंने वो एज अ ट्राइबल गर्ल कैसे आप इसको कर रही हो, इसलिए मैंने वो सवाल आपसे किया था। जी। तो कहीं ना कहीं समझाना काफी मुश्किल हो जाता है, जैसे आपने कहा। एंड अभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि बेटा तुम घर में ही हो, तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं घर में ही हूँ। एंड राइटर घर में ही बैठ जी, के लिखेगा। अब उनका सवाल होता है, उनका मतलब है कि क्या तुम बाहर जाकर जॉब कर रही हो, तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं फुल टाइम राइटर हूँ। एंड 2 दिन पहले ही ऐसी घटना हुई थी। एक दीदी मुझसे मिली, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम घर में ही हो। मैंने कहा हाँ जी घर में ही हूँ। मैंने स्माइल करके ही आंसर दिया। एंड थोड़ी देर के बाद क्योंकि वो एक फैमिली गैदरिंग थी, तो एक बगल में दूसरी आंटी बैठी हुई थी, उन्हें पता है कि मैं लिखती हूँ, और उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आजकल भी काम चल रहा है। मैंने बोला जी आंटी घर से ही चल रहा है। तो फिर उन्होंने सुन लिया, उन दीदी ने, उन्होंने कहा कि अच्छा क्या कर रही हो। मैंने कहा कि जी मैं लेखक हूँ। ओ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो शी वॉज लाइक दैट। तो लोग पहले समझने में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मेरे बुक का नाम है, बट देन धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि नहीं ये कम्प्लीटली अलग फील्ड है। एंड मैं धीरे धीरे कहूँ तो सपोर्ट भी आ रहा है, थोड़ी सी कमी थी लेकिन सपोर्ट आ रहा है, और लोगों के विचारधारा सोच जो बदल रहे हैं। थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है। थोड़ा लोग सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन की और आपको एक ऑफिस में ही प्रॉपर जॉब करनी है। बहुत सारे और फील्ड्स है जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं, बस उसके लिए पैशन होना चाहिए। बिल्कुल निवेदिता, हमारे बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी और शायद बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आपकी जैसा सोच रखती हैं, लिखना चाह रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव में या फिर समाज साथ नहीं दे रहा, इस वजह से लिख नहीं पा रही है। लेकिन शायद हमें लगता है आपको देख के थोड़ी सी उनकी हिम्मत बढ़ेगी। उन लोगों को क्या कहेंगे कि लिखना का शुरू करे या फिर कंटिन्यू करे? और ये जो मैंने शुरू में ही कहा कि मोबाइल जनरेशन है, उसको आप बुक से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बताएं। शायद ये आंसर थोड़ा लंबा हो सकता है। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने 2021 में लिखना शुरू किया। बचपन से थोड़ा बहुत लिखा करती थी,
बट एक्चुअली जो मेरी प्लॉटिंग हुई थी बुक की वो मेरी 2020 में हुई थी बैंगलोर में। जब मैं अपने जॉब से वापस आती थी और मेरे सैटरडे संडेज ऑफ रहते थे तो मैं अपने लैपटॉप में लिखा करती थी, लाइक अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जर्नीज। उस समय ऐसा नहीं था कि बुक पब्लिश करना है, बट आई वॉज ट्राइंग टू राइट अ स्क्रिप्ट। एंड फिर मुझे 2021 में थोड़ी सी बूम मिली कि ओके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंड फाइनली 2022 में ये पब्लिश हुआ। तो ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज आपने लिखना शुरू कर दिया और कल पब्लिश हो जाएगा। समय लगेगा जी, समय लगेगा। और सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप सच में लिखना चाहते हैं। और उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो मुझे देख रही हैं और जो लिखना चाहती हैं, मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि आप बुक पब्लिश करने के लिए लिख रहे हैं। आपका गोल, आपका फोकस वो नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने विचारधाराओं को प्रकट कर पाए, और जो आप लिखना चाहते हैं आप उसे पहले पेन डाउन कर पाए। एंड जब आप उसे पढ़े तो आपका चेहरा मुस्कुराए, आपको खुद में प्राउड फील हो कि अच्छा मैंने कुछ अच्छा क्रिएट किया है। एंड उसके बाद में फिर द्वार अपने आप खुल जाते हैं। पब्लिशिंग हाउसेस बहुत सारी हैं। एंड और एक चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पे जो मेरी बुक्स है उसमें से काफी मेरी एंथोलॉजीज है। तो एंथोलॉजी क्या होता है, 10 राइटर्स मिलकर के एक बुक लिखते हैं, 50 राइटर्स मिलकर के एक बुक लिखते हैं। तो एंथोलॉजीज में आपको या तो 2 पेज का राइटअप देना होता है, या तो पोयम या शॉर्ट स्टोरीज। बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस है जो एंथोलॉजीज लिखती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा किताब नहीं लिख पाऊंगी तो आप एंथोलॉजीज में बस अपने 2 पोयम से शुरुआत कीजिए। और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मैं भी एक एंथोलॉजी कंपाइलर हूँ, और बहुत सारे लोगों को अभी मैंने बात किया, मौका दिया, एंड उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि एंथोलॉजीज भी होते हैं। तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हमने निवेदिता से की, और अपनी बुक के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या स्टोरी है, कहाँ से आई है। और बहुत अच्छी चीज एक मैं आपका पकड़ पाई निवेदिता, आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो लोगों से बात करना शुरू कीजिए। एग्जैक्टली। अपने जो इमोशंस है उनको शेयर करिए, तो शायद आप कंफ्यूज ना रहें। और जो मेंटल स्ट्रेस में आजकल हमारा जो युवा जो है, हमारे युवा वर्ग है जो आजकल बहुत कंफ्यूज रहता है, वो शायद इस मसले से निकल पाए। निवेदिता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया हमें। एज अ गर्ल्स मैं ये कहूंगी कि आप पूरे समाज के लिए या पूरे झारखंड के लिए आपने जो किया है, जो नाम रोशन किया है, जो लोग नहीं जान रहे, मैं दोबारा से आपको मैं बता दे रही हूँ कि पूरे एशिया का जो सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार है वो निवेदिता ने जीता है 2023 के लिए, और इसी बुक के लिए जीता है, द कंफ्यूज माइंड के लिए। लगभग 75,000 किताबें प्रकाशित हुई थी, कई नॉमिनेशन आए थे, किताबें लिखी गई थी। उस बीच में मतलब 75,000 किताबों के बीच में ये किताब सेलेक्ट हुई है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है निवेदिता के लिए, पूरे झारखंड के लिए। तो निवेदिता, आज हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड हम ऐसे कई लोगों से, कैसी महिलाओं से आपको हम रूबरू लगातार करवाते रहे हैं और आगे भी कराएंगे, जिन्होंने समाज के लिए लीग से हटकर जाके कुछ अच्छा काम किया है। और खासकर निवेदिता बहुत यंग है, और इस फील्ड में आदिवासी महिलाएं बहुत कम हैं, जिनको आप उंगली में गिन सकते हैं। वैसी महिलाएं जो लिखना शुरू कर रही हैं हमारे समाज के लिए, झारखंड के लिए। और एज अ ट्राइबल गर्ल अभी बहुत लंबा लिखेंगी निवेदिता, है ना? बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता फिर से एक बार, और आप सभी को जोहार रहेगा।